भैया क्वेश्चन है इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी अंडर हिटलर। हिटलर पावर में आ चुका था। हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया था, डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी। समझ में आई बात। हिटलर ने एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी जिसका नाम क्या था, गेस्टापो, जो लोगों को जो हिटलर के खिलाफ बोलता था या जो हिटलर के एनिमीज थे उनको पकड़ के कहाँ पर डालती थी, कंसंट्रेशन कैंप में डालती थी। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे, ऐसी जगह थी जिनके चारों तरफ बार्ब्ड वायर, मतलब वो कांटे वाले तार लगा रखे हैं और उसमें इलेक्ट्रीफाइड वायरिंग है, मतलब उसमें करंट छोड़ रखा है। अब हिटलर ने क्या किया, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी में एक इकोनॉमिस्ट उसने अपॉइंट किया जिसका नाम है ज़ल्मार शिचर। ठीक है, इसको टारगेट दिया कि कैसे भी करके देश की रिकवरी करनी है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पर फुल प्रोडक्शन किया जाए, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और लोगों को बेरोजगार लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। इसके लिए जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाए गए, लोगों के लिए वोल्क्सवैगन कार कंपनी ओपन की गई ताकि इंजीनियर्स टेक्नीशियंस इनको जॉब मिले। समझ में आ रही बात। मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हाईवेज वगैरह बनाया ताकि लेबर क्लास के लोगों को भी, जो अनपढ़ वगैरह भी हों, पढ़े लिखे नहीं, उनको भी जॉब मिल पाए। फॉरेन पॉलिसी में जैसे आज की तारीख में जो यूनाइटेड नेशन है, जहाँ पर सारे विश्व के देश एकत्र होते हैं, अपनी समस्याओं का डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम पहले क्या था, 1945 से लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में पहले जर्मनी भी पार्ट था। सबसे पहले जर्मनी ने क्या किया, 1933 में अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। पहला पॉइंट फॉरेन पॉलिसी में। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आपने देखा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में रिहान आइलैंड कब्जे में ले लिया था अलाइज ने, तो अलाइज ने से वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया। तीसरा फॉरेन पॉलिसी में उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों को कंबाइन करके एक यूनाइटेड कंट्री बनाने की कोशिश की 1938 में, और स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ठीक है, और सुडेनलैंड को चेकोस्लोवाकिया से कब्जे में ले लिया। किस बहाने से लिया कि भैया इस रीजन में सुडेनलैंड में जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, मतलब हमारे ही लोग हैं। शिचेत ने एडवाइस किया हिटलर को कि भैया आप रीआर्मामेंट और वॉर में फोकस ना करें, आप देश को प्रोग्रेस करवाने में फोकस करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में फोकस करें। लेकिन हिटलर को लगता था कि वॉर इज़ द ओनली वे जिससे अपन देश को उभार सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से उभारने के लिए वॉर इज़ द ओनली वे। शिचेत लीव द हिटलर, वो हिटलर को छोड़ के चला जाता है। हिटलर का उद्देश्य था कि जितना ज़्यादा मैं दूसरी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करूँगा या अपनी कंट्री को एक्सपांड करूँगा, उतना ज़्यादा मेरा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आएगा। फिर यहाँ से चालू हो जाता है, इस विचारधारा के अकॉर्डिंग यहाँ से चालू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैसे चालू होता है, 1939 में जर्मनी ने किसे इन्वेड किया, पोलैंड को। जर्मनी जब पोलैंड पर कब्जा करने गई, एक्चुअली वो फ्रांस के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन वो पोलैंड पर पहले गई है एक्सपेरिमेंटल पर्पज से कि देखते हैं पोलैंड पर कब्जा करते हैं तो दूसरे देश के एक्शन लेते हैं जो अलाइज वाले हैं। तो उसने पोलैंड पर कब्जा किया। फ्रांस तक जाए उससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए और आ गए कि यार ये फ्रांस तक पहुंचे, उससे पहले हिटलर के ऊपर अपन युद्ध चालू कर देते हैं। तो हिटलर ने सबसे पहले इनिशिएट किया वॉर 1939 में फ्रांस पोलैंड के ऊपर। इधर इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके ऊपर क्या किया, हमला करना चालू किया। तो हिटलर ने ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया, तीन पार्टियों के बीच में, तीन देशों के बीच में अग्रीमेंट साइन होता है, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, जहाँ पर हिटलर अपने क्लेम को इंटरनेशनल पावर के रूप में उभर कर आता है। 1940 के एंड तक हिटलर की पावर पिनाकल पे थी, मतलब एट द टॉप ऑफ द सबसे पावरफुल। उसको लग रहा था कि भैया विश्व युद्ध चालू हो चुका है और युद्ध हम जीत जाएंगे। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 15 कंट्रियों का ग्रुप था जिसका रशिया हेड करता था। इस पर हमला कर दिया। तो एक तरफ जर्मनी है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, मतलब रशिया है। और यहाँ पर जो युद्ध भूमि है उसका नाम क्या है, स्टालिनग्रेड। जर्मनी ने अटैक किया यूएसएसआर पर, तो इनकी सोवियत वालों की आर्मी तो वैसे स्ट्रॉन्ग थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो जर्मनी को क्रशिंग डिफीट मिलाई। पीछे इधर युद्ध पर ध्यान नहीं दे पाया, वेस्ट फ्रंट पे, ये इस फ्रंट हो गया, वेस्ट फ्रंट हो गया, इस फ्रंट पे ध्यान नहीं दे पाया, तो पीछे से इंग्लैंड ने एयर बॉम्बिंग करना चालू कर दिया। इधर जर्मनी की आर्मी वैसे डिफीट हो रही है, इधर इंग्लैंड ने एयर बॉम्बिंग कर दिया, तो जर्मनी की क्या होना चालू हो गई, डिफीट होना चालू हो गई। यूएसए अब तक युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यूएसए अब तक हिस्सा नहीं ले रहा था। समझ में आ रही है बात, क्यों नहीं ले रहा था? अगर क्वेश्चन है कि भाई यूएसए वाज अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आप लिखेंगे कि भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से आई थी यूएसए में, वो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह, जो स्टॉक मार्केट का गिरना, ये सारी चीज़ों से अभी तक, वो बेरोजगारी वगैरह, इन सारी चीज़ों से यूएसए अभी तक उभर ही नहीं पाया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? तो यूएसए युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बट जापान ने क्या किया, यूएस का एक मिलिट्री बेस है पर्ल हार्बर, जहाँ पर यूएस ने अपने जहाज वगैरह पार्क कर रखे थे, सारी मिसाइल्स वगैरह। समझ में आई बात, फाइटर जेट्स वगैरह ये सारे थे। तो यूएस
के जो पर्ल हार्बर पे जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर जापान ने क्या किया, बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तो भैया यूएसए एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए हिरोशिमा नागासाकी पे जापान में, एंड दिस लेड टू डिफीट ऑफ जापान। जापान की डिफीट कैसे हुई? यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, एटॉमिक बॉम्ब, जब जापान ने उसे छेड़ा, उसके पर्ल हार्बर पर बम गिराया था, उसके बाद यूएस एंटर। और जर्मनी की डिफीट कैसे हुई? ईस्ट फ्रंट पर भी वॉर ओपन कर दिया उसने, यूएसएसआर के साथ भी वॉर छेड़ दिया, वेस्ट फ्रंट पर ध्यान नहीं दे पाया, इंग्लैंड ने एयर बॉम्बिंग करी और यूएसएसआर ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से जर्मनी को डिफीट किया। नहीं समझ में आई बात आपको? सो दीज आर द रीजन फॉर डिफीट ऑफ द जर्मनी एंड जापान। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के दे दे तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस स्टोरी।